हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए, जो एनवायरनमेंट था उसका पीटी 365 का 2.2.1 तक हम कर चुके थे। ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड चैप्टर का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, तो भूजल का निष्कर्षण या फिर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? भूमि से हमारे जल को बाहर निकालना। ठीक है, तो ये भारत में जो है विश्व में सबसे अधिक भूजल का जो है उपयोग किया जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है उसके अंतर्गत आने वाला जो हमारा CGWA है, इसने जो भूजल है ना उसके निष्कर्षण को जो विनियमित मतलब रेगुलेट करने के लिए कुछ नवीनतम गाइडलाइंस जारी किए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे क्या क्या गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो उसके अलावा देखिए यह प्रतिवर्ष 253 बिलियन घन मीटर जो है भूमि से जल का निष्कर्षण करता है हर साल का ये। ठीक है, देखिए तो उसके आगे क्या है, यह है वैश्विक जो भूजल है उसके निष्कर्षण का लगभग 25% है। ठीक है, जितना मतलब वैश्विक भूजल जो निष्कर्षण भूमि से जल का जो यूज़ करता है ना उसका 1/4 जो है इंडिया करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब 1/4 है। तो उसके अलावा अगर वार्षिक भूजल निष्कर्षण देखें तो 90% जो हम निष्कर्षण करते हैं ना वो कृषि में लग जाता है, और 10% जो है अदर एक्टिविटीज़ जैसे पेयजल हो गया, घरेलू या फिर साथ ही औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें 10% लगता है। ठीक है, 90% कहाँ पे चल जाता है? कृषि में। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज़ है उसमें मैक्सिमम जो उत्सर्जन होता है वो हमारा कृषि से ही होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो कुल 6881 मूल्यांकन इकाई है, असेसमेंट यूनिट है, मतलब जो पानी का निष्कासित जो करती है, पानी निष्कर्षण करती है जो, उसमें से 17% जो है अतिदोहन करती है पानी का। 5% जो है गंभीर मतलब क्रिटिकल रूप से पानी निकालती है, मतलब उन्हें जो लिमिट तय गई है उससे ज़्यादा जो निकालने वाली यूनिट्स हैं। ठीक है, 14% क्या है, अर्ध गंभीर है, और 63% ऑलमोस्ट सुरक्षित जो है इसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, उसके बाद अतिदोहन इकाइयों की अधिकांश संख्या कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु। ये सारे स्टेट्स क्या हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब पानी का अतिदोहन करती है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो बासमती राइस है वो पंजाब में उगाना मतलब उपयुक्त नहीं है, पर उन्होंने गहन कृषि करके, और गहन कृषि मैंने बताया था मतलब छोटी जगह पे, कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करके, अच्छे उर्वरक और जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अच्छी तरह से मतलब फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना, मैक्सिमाइज़ करना। ठीक है, तो पंजाब क्या है, बासमती चावल जो है उगाता है उसकी वजह से। ठीक है, मतलब पानी का वो ज़मीन से इतना ज़्यादा निकाल लेता है कि वो चावल तक उगाने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा अन्य दो जो दिशा निर्देश हैं, जैसे NOC, नॉन ऑब्जेक्शन जो सर्टिफिकेट है, मतलब आपको कहीं पे अगर भूजल को निकालना है, निष्कर्षण करना है, तो आपको उससे पहले क्या लेना पड़ता है? NOC लेना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आर्द्र भूमि क्षेत्रों का संरक्षण, मतलब जो आर्द्र भूमि, हमें ये इंश्योर करना होगा सरकार को कि जहाँ से हम जल निकाल रहे हैं उसमें 500 मीटर का जो दायरा है ना, इसके अंतर्गत जो भी हमने जल निकाला है वो भूजल के दोहन से संरक्षित जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब हम लिमिटेड मात्रा में पानी निकाल रहे हैं, जितना हमने सरकार से परमिशन लिया है उतना ही हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए इसके लिए एक डिजिटल प्रवाह मीटर लगवाना अनिवार्य है। मतलब जहाँ पे भी आपने पानी निकालने के लिए, निष्कर्षण के लिए मशीनें लगवाई ना, वहाँ पे आपको एक मीटर लगवाना होगा। उसमें आपकी मतलब रीडिंग आएगी, आपने इतना पानी यूज़ कर लिया, इतनी बिजली यूज़ कर लिया। ठीक है, इस टाइप से। उसके अलावा अगर कोई भी मतलब अगर उनकी मतलब शर्तें जो है उनका उल्लंघन करता है, तो इसमें जो जिला प्राधिकरण होगा उसको भूजल निष्कर्षण संरचनाओं को सील करने, उल्लंघनकर्ताओं पर जो है मुकदमा चलाने जैसे जो एनफोर्स्ड जो उपाय होंगे ना, प्रवर्तन उपाय होंगे, वो करने के लिए अधिकृत होता है जिला प्राधिकारी। ठीक है, उसके अलावा उनके ऊपर जो जुर्माना लगता है अगर NOC का कोई पालन नहीं कर रहा, ज़्यादा पानी निष्कर्षण कर रहा है, तो 50,000 से 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड आरोपित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए NOC से छूट जो है, तो NOC से जो छूट है वो इन दिशा निर्देश के अंतर्गत 5 श्रेणियों को जो है इनसे छूट प्राप्त की गई है। ठीक है, तो इस सबसे पहले इसमें जो व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो घर घर के लिए पानी वगैरह पीने के लिए, घरेलू उपभोग के लिए इस टाइप का निष्कर्षण जो करेंगे उनको छूट प्राप्त होती है। ठीक है, उसके अलावा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाएं, कोई योजनाएं जो गाँवों में लगाई गई है तो वहाँ पे पानी अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सशस्त्र बल प्रतिष्ठान है कोई, या फिर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रतिष्ठान है, इन सब को भी जो है छूट दी गई है। कृषि गतिविधियों में छूट दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्योग में उनको 10 घन मीटर प्रतिदिन, इससे कम भू जल निष्कर्षण करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी लघु और हमारे सूक्ष्म उद्योग होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ संबंधित निकाय हैं इनसे। तो सबसे पहला है CGWA,
ठीक है। केंद्रीय भूमि जल अधिकरण, इसको जो है बनाया गया, वो देश में भूजल संसाधन के जितने भी विकास और प्रबंधन है ना, मतलब उसका डेवलपमेंट और जो मैनेजमेंट करते हैं, उसको रेगुलेट या विनियमित करने या फिर नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत इसे बनाया गया है, CGWA। उसके बाद केंद्रीय जल आयोग जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, तो इसका काम क्या होता है, करना होता है, तो जो भी राज्य होते हैं उनसे परामर्श लेता है ये योजनाएं बनाने के लिए। ठीक है, योजनाएं किसके ऊपर बनाता है, जो भी हमारा बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई हो गया, नौ परिवहन, पेयजल की आपूर्ति है, जल विद्युत विकास है, धान हेतु बढ़ते विकल्प आदि के उद्देश्य से जो संबंधित हो सकती है। ठीक है, ये सब योजनाएं बनाने के लिए CWC का यूज़ किया जाता है। उसके बाद संबंधित अगर तथ्य देखें तो भारत की जो है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इंडिया रिस WRIS मतलब इंडियन वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको जो है आरंभ किया गया है। तो इसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। तो ये क्या है, एक तरह का वेब पोर्टल है, मतलब इसमें एक डैशबोर्ड आपको दिया जाता है इस टाइप से, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं ना, उसमें ऐसे डैशबोर्ड होता है अलग अलग। तो उन डैशबोर्ड में क्या क्या दिया जाता है कि जो वर्षा कितनी हुई है, जल स्तर है, नदियों का प्रवाह, जल निकाय, भौम जल स्तर, जलाशय भंडारण, वाष्पोत्सर्जन, मृदा की नमी, ये सब जो जल संसाधन संबंधित जानकारी होती है ना, ये सब इसमें दी जाएंगी इंडिया रिस में। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जल संसाधन परियोजनाएं, जल निकायों, हाइड्रो मेटा डेटा की उपलब्धता, उस पर मॉड्यूलों कोई, ठीक है, और उसके बाद GIS लेयर एडिटिंग होता है, जैसे GPS होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ये ग्लोबल इंफॉर्मेटिव सिस्टम होता है। ठीक है, तो जैसे GPS का है वो हम उसके लिए यूज़ करते हैं कि लोकेशन देखने के लिए, है ना। GIS का हम जो टोपोग्राफी देखने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया रिस को 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट था उसके तहत आरंभ किया गया था। ठीक है, NHP के अंतर्गत इसे बनाया गया था। राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र जो इंडिया रिस है उसका रख रखाव और अगतित क्या होता है, मतलब अपडेट करता रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो इसका मतलब क्या होता है, नाम से ही लग रहा होगा आपको कि शून्य तरल निर्वहन। तो मतलब इसमें क्या करते हैं, जब हम वाटर का यूज़ कर लेते हैं ना, तो उसको दोबारा ट्रीट करके और फिर दोबारा रीयूज़ करने में लगाना। ठीक है, इस टाइप से जो केंद्र सरकार है उसकी देश की जो शून्य तरल निर्वहन नीति है, इसके प्रभावी जो क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, ताकि जो हमारा पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास है उसके मध्य संतुलन स्थापित किया जा सके। तो ZLD के बारे में देखते हैं क्या होता है। ये एक तरह का जल उपचार की एक प्रक्रिया है, जलोपचार, जो शून्य तरल अपशिष्ट प्रक्रिया के साथ संपूर्ण जल को जो है पुनः चक्रित मतलब दोबारा यूज़ में ले आता है। ठीक है, ZLD प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की उन्नत जो अपशिष्ट जलोपचार प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका यूज़ किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है, जल स्तर को इस स्तर तक उपचारित करना कि उसे उपचारित जल को उसी कंपनी या संस्थान द्वारा, मतलब जिसने उसका यूज़ किया वो दोबारा उसको यूज़ करने के लिए पुनः उपयोग उसका कर ले। ठीक है, तो जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जैसे अलग अलग दिल्ली में भी जैसे लगे हुए हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए सबसे पहले यहाँ से वेस्ट वाटर को हमने लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका सॉफ्टनिंग, फिल्ट्रेशन, आयन एक्सचेंज, पीएच एडजस्टमेंट और डी एरिएटेड। ठीक है, एरिएटेड टैंक होता है जिसमें मतलब ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है, तो यहाँ पे डी एरिएटेड ऑक्सीजन उनकी निकाल ली जाती है। ठीक है, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब जैसे आपके घर में जो फिल्टर लगा होता है वो क्या कहते हैं, उसको RO कहते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस उसमें होता है। उसके बाद RO की ब्राइन होती है अलग अलग, एक तरह से छलनियाँ होती हैं। ठीक है, उसके अंदर से गुजरता है। फिर ब्राइन कंसनट्रेटर, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। ब्राइन कंसनट्रेटर मतलब जहाँ पे हमें कम जो वाटर यूज़ है वो हमें ज़्यादा साफ़ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे आप घरों में अगर देखें तो आप जैसे किसी पानी में नहा रहे हैं, ठीक है, बाथिंग का, उसको आप गाड़ी धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कम साफ़ पानी जिस काम के लिए चाहिए होता है तो ब्राइन कंसनट्रेटर से उसे ले लेते हैं। जिसके लिए ज़्यादा साफ़ चाहिए होता है तो ब्राइन क्रिस्टलाइज़र, ये क्या करता है, इवेपोरेशन पॉन्ड होता है एक तरह से, मतलब यहाँ पे पानी गर्म होके और भाप बन के और दोबारा पानी के लिए यूज़ होने के लिए चला जाता है। ठीक है, उसके बाद जो स्लज बच जाता है, मतलब जो एंड में जो कूड़ा करकट जो बचा रह जाता है पानी गर्म होने के बाद, उसे सॉलिड डिस्पोजल रिकवरी उसकी हो जाती है। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ZLD प्रोसेस सिस्टम, तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले वेस्ट वाटर इज़ फिल्टर्ड यूजिंग मेम्ब्रेन अलग अलग तरह की से जालियाँ होती हैं जहाँ से मतलब पानी को छानते हैं। तो मतलब जैसे मोटी जाली होगी तो मोटा कचरा ऊपर रह जाएगा, बारीक वाली में बारीक वाला रह जाता है। ठीक है, सच एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद सेपरेटेड वाटर जो उससे पानी छलनी से पानी अलग हुआ है उसको रीयूज़ करना। ए कंसनट्रेट पॉल्यूटेड स्ट्रीम इज़ फर्दर ट्रीटेड, उसके बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग जालियाँ लगा के इसे फिर से जो है छाना जाता है। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट होता है ये,
उसके बाद होता है रिवर्स आरओ में जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में। इट रिमूव्स कॉन्टामिनेंट्स फ्रॉम अनफिल्टर्ड वाटर। अनफिल्टर्ड जो वाटर है उसके कॉन्टामिनेंट्स जितने भी उसमें कूड़ा करकट होगा, कूड़ा करकट को हटाता है, ठीक है। और फीड वाटर व्हेन प्रेशर फोर्सेस इट थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमिएबल एक तरह का मेम्ब्रेन होता है, ऐसे बारीक बिल्कुल बारीक छेद होगा, उसमें से गुजार जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है इसका इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइज़र गर्म किया जाता है। कंसनट्रेटर एंटर ए ब्राइन कंसनट्रेटर विच इज़ ए मैकेनिकल इवेपोरेटर। मैकेनिकल इवेपोरेटर होता है एक तरह से, यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ हीट एंड वेपर, जिसमें हीट और वेपर का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। कंप्रेशन रिजल्टिंग इन ए वेट स्लज। उसके बाद वेट स्लज एंड में बच जाता है। क्रिस्टलाइजेशन कन्वर्ट द स्लज टू सॉलिड वेस्ट ड्यूरिंग हाई प्रेशर स्ट्रीम लिविंग क्लीन वाटर फॉर रीयूज़, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वेट, उसको बिल्कुल सुखा के अलग कर देता है और पानी जो है रीयूज़ के लिए चला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट या फिर प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। ये ठोस अपशिष्ट आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो सरकार है उसके द्वारा जो PWMR प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, इसके अंतर्गत एक विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, ठीक है, इसके लिए एक एकल ढांचा यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क जारी किया गया। मतलब यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए जो लागू होगा, ठीक है। तो जो ये विस्तारित उत्पादकीय दायित्व है या फिर EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इसके जो मसौदे में मतलब क्या क्या बोला गया है। तो EPR रणनीति के अंतर्गत जो अपशिष्ट के निपटान का दायित्व जो उत्पादक होगा ना वो करेगा, मतलब जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है अपशिष्ट को, उसके द्वारा इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वस्तुओं को पुनः उपयोग, पुनः चक्रण व वातावरण अनुकूलन निपटान को बढ़ावा देने के लिए इस रणनीति का प्रयोग किया जाएगा। मतलब अगर आपको जैसे बोल दिया जाए कि जो आपके घर से मतलब अब से कूड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको आपको ही जो है फिनिश करना होगा, ख़त्म करना होगा, या कहीं दूर जाके इसको जो है जितना मतलब दूर ले जा सके इसको ख़त्म करने के लिए उतना करना होगा। तो आप क्या करेंगे, कम से कम कूड़ा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है ऐसा बोला गया है। तो उसके अलावा जो PWMR 2016 इसके अंतर्गत जो EPR ढांचा है उसके मुख्यतः 3 मॉडल हैं। तो देखिए मॉडल क्या क्या है सबसे पहले। तो पहला मॉडल क्या है कि जो उत्पादक होगा ना वो स्वयं की पैकेजिंग को जो है पुनर्चक्रित करने की उसे आवश्यकता नहीं होगी। मतलब आपने मान लीजिए कुछ पैकेट किया, मान लीजिए कि किसी आपको आपने गिफ्ट दिया, ठीक है, तो उसको आपने रैप अप किया, मतलब पैकेट में बंद किया किसी उसमें। हालांकि उसे अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पैकेजिंग अपशिष्ट के बराबर, मतलब मैं ये कह दूं कि जो आपने इसको रैप अप किया है ना, मान लीजिए आपने एक जो गिफ्ट दिया है, तो आपको ये नहीं है कि आप जाके जिस दूसरे को आपने दिया तो उसके घर पे जाके आप ये इकट्ठा कर लें। आप क्या करिए, इतना ही सेम मटेरियल आपको जो है सरकार या जो अपशिष्ट जो प्रबंधन करते हैं उसकी तरफ से आपको कूड़ा दे दिया जाएगा। उसी के बराबर जो है आप अपशिष्ट एकत्र करके और उसको पुनःचक्रण में डाल दीजिए, ठीक है। मतलब ये नहीं है जो कूड़ा जो आपका उत्पाद चला गया उसमें जो कूड़ा चला गया उसे छोड़ दीजिए, जो हम आपको दे रहे हैं उसके उसी कूड़े का उसी के बराबर जो इसमें भेजा ना आपने, उसी के बराबर आप जो कूड़े का पुनःचक्रण कर लीजिए, ठीक है। तो ये सुनिश्चित करना आवश्यक होगा उसका पुनःचक्रण। उसके अलावा जो उत्पादक या फिर निर्यातक है उनके वार्ता के आधार पर निर्धारित किए गए एक मूल्य एवं अन्य शर्तों पर जो वित्तीय लेन देन है उसके लिए प्लास्टिक क्रेडिट का आदान प्रदान कर सकते हैं। प्लास्टिक क्रेडिट क्या होता है, जो हमारी ये होता है ना ATM कार्ड वगैरह, ये प्लास्टिक जो मनी बोलते हैं ना उसमें होता है, ठीक है। तो इसके जरिए भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं मनी का, पैसे का, ठीक है। उसके बाद PMO मॉडल क्या है, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ पे उत्पादक को आप कह सकते हैं एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। मतलब सब कुछ उसी के ऊपर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं जो कंज्यूमर है उसके ऊपर डाल दूंगा या बीच में जो है उस पर डाल दूंगा, तो यहाँ से प्रोड्यूसर जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका उत्पादन करता रहेगा, तो है ना। तो इनके ऊपर डालने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे उत्पादक को जितना मतलब हम कर सकते हैं टारगेट वो किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उत्पादक की ओर से एक संगठन द्वारा अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब जो संगठन होगा वो उत्पादक की तरफ से ही होगा जिसके द्वारा अपशिष्ट का जो है मैनेजमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो नगर निकाय होते हैं, जो नगर निगम वगैरह होते हैं, वो भी जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है या अपशिष्ट संग्राहक होते हैं उनके रूप में अपना पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है, स्थानीय लेवल पे भी। देश में जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है उसको संचालित करने के लिए एक राष्ट्रीय PRO सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा, ठीक है। एक राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए एक। उसके अलावा शुल्क आधारित मॉडल,
तो इसके अंतर्गत उत्पादक जो होगा उसके द्वारा जो केंद्रीय स्तर है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एक ईपीआर कॉर्पस फंड क्या होता है, जैसे एक तरह से जो है समग्र जो, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड खरीदा, ठीक है, तो उसमें जो म्यूचुअल फंड में आपको एंड में मान लीजिए 5-10 साल का है, तो उसके एंड में जो टोटल पैसा मिलता है ना, उसका रख रखाव जो है कॉर्पस फंड के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंड होंगे कॉर्पस फंड, ईपीआर कॉर्पस फंड, उसमें जो है एक अंशदान जो है किया जाएगा केंद्रीय स्तर पर उत्पादक के द्वारा, ठीक है। उत्पादक उसमें मतलब सेव करेगा, ठीक है, अपना पास पैसा, कुछ अंशदान या फिर जो निवेश होगा। इसके लिए जो प्रत्येक उत्पादक होगा उसको प्लास्टिक अपशिष्ट के जो उत्पादन है उसके आधार पर अंशदान करना होगा, ठीक है। मतलब जितना वो अपशिष्ट जो है, मान लीजिए अपने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो अपना गिफ्ट रैपअप के लिए जितना आप जैसे एक्स्ट्रा वो लगाओगे, उसके ऊपर पैकेजिंग लगाओगे, अपशिष्ट जो है प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो उतना ही उसका अंशदान उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा वो करेगा अपशिष्ट, उतना ज़्यादा अंशदान बढ़ता जाएगा, ठीक है। वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो अंशदान करना होगा। इसके तहत एक विशेष प्रयोजन जो स्पेशल व्हीकल पर्पज़ होते हैं उसके द्वारा प्रबंधित एक एक्सक्रो खाता उपलब्ध कराया जाएगा। निजी या अन्य हितधारक इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रो खाता क्या होता है, देखते हैं एक सेकंड। तो बैंकिंग की दुनिया में जब दो पार्टियां लेन देन पूर्ण करने के लिए एक बैंक खाते के संरक्षण या ट्रस्टी के रूप में किसी थर्ड पार्टी को, मतलब दो इंसान है, ठीक है, आपस में वो लेन देन कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टी के रूप में किसी थर्ड पार्टी को इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो यह एक एक्सक्रो अकाउंट के रूप में जाना जाता है और लेन देन में शामिल धन इस खाते में रखा जाता है, ठीक है। जो लेन देन में धन होगा वो किसी थर्ड पार्टी के पास रखा जाता है, ठीक है। तो ट्रस्टी की सहमति के बाद किसी पार्टी के साथ जारी की जाती है, मतलब वो एक तरह से बीच में ट्रस्ट वर्ती होता है कि उसका पैसा भी उसके साथ, मतलब ये आपस में जो है डीलिंग जो करते हैं वो पैसे का थर्ड पार्टी के पास रखते हैं, जिसे हम एक्सक्रो अकाउंट कह देते हैं, ठीक है। वो एक्सक्रो अकाउंट किसी भी निजी या अन्य हितधारक इसकी जो है सदस्यता ले पाएंगे एक्सक्रो अकाउंट की, ठीक है। उसके अलावा यह उत्पादक अपने जो लक्षित संग्रह होगा उसको पूरा करने में अगर विफल रहेगा तो क्या होगा, जो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और इस धन का उपयोग प्लास्टिक अपशिष्ट जो मैनेजमेंट है प्रबंधन हेतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होगा उसमें किया जाएगा, ठीक है। ईपीआर की निगरानी जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 जो कि 2018 में संशोधित किया गया था। तो इसमें क्या संशोधन किया गया, सबसे पहले इसके तहत प्लास्टिक कैरी बैग जो होगा उसकी न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन होगी, ठीक है। 50 माइक्रोन निर्धारित की गई है, जिसमें जो है लागत में वृद्धि होगी इससे, और मुफ्त कैरी बैग प्रदान करने में प्रवृत्ति में भी कमी आएगी। मतलब एक तरह से इसकी मोटा कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, महंगा बिकेगा, ठीक है, तो उसको यूज़ करने वाले कम हो जाएंगे, ठीक है। स्थानीय निकायों का दायित्व क्या होगा इसमें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्लास्टिक होता है उसका जो यूज़ करते हैं उसमें वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों को इन सभी नियमों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। मतलब गाँव में भी आप देखते हैं पॉलीथीन वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से इन सबको भी शामिल किया जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब 50 माइक्रोन का वहाँ पे भी यूज़ होगा। हालांकि कार्यान्वयन संबंधी दायित्वों को जो है ग्राम सभा को सौंपा गया है, ठीक है। इसका कार्यान्वयन जो करेंगी वो ग्राम सभाएँ करेंगी, ठीक है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, तो ये क्या है, जो उत्पादक एवं ब्रांड मालिक हैं उनको उनके उत्पाद द्वारा जनित जो अपशिष्ट है उसके एकत्रीकरण हेतु उत्तरदायी बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब जो उसको इकट्ठा करेंगे उसके लिए जो है ये ही वो होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। उत्पादकों के लिए जो वेंडर्स हैं उसका विवरण रखना अनिवार्य किया गया, जिन्होंने जो है कच्चे माल की आपूर्ति की है, मतलब जो वेंडर्स हैं उन्होंने कच्चा माल दिया है। यह असंगठित क्षेत्र में इन उत्पादों के विनिर्माण पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है, ठीक है। उसके बाद अपशिष्ट उत्पादक का दायित्व क्या होगा, जो मतलब उत्पादक होते हैं इनका दायित्व क्या होगा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी जो संस्थागत उत्पादक हैं उनको अपशिष्ट का जो पृथक्करण और एकत्र करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है। मतलब उसको पृथक करेंगे, अलग करेंगे और उसको एकत्र करेंगे अलग से, ठीक है। मतलब इस पर भी पैसा तो लगेगा ही, ठीक है। तथा पृथक किए गए अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट निपटान जो सुविधाएं हैं उसको सौंपा जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी जो है पैसे जो उत्पादक ही देगा। स्ट्रीट वेंडर एवं खुदरा विक्रेता की जिम्मेदारी क्या होगी, इनके द्वारा कैरी बैग की बिक्री नहीं की जाएगी, ठीक है, अन्यथा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मतलब आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले ही जैसे दिल्ली जैसे शहर में भी जो है पॉलीथीन बैन हो गए थे, ठीक है, तो कागज़ के कैरी बैग यूज़ करने लग गए थे। उसके अलावा स्थानीय निकाय को पंजीकृत जो शुल्क है उसका भुगतान करने के बाद केवल पंजीकृत दुकानदारों को ही जो है प्लास्टिक कैरी बैग जो है देने या विक्रय करने का अनुमति होगी।
मतलब पंजीकृत कराएंगे, उसमें लिमिट दी गई होगी इन्हें, कितने किलो आप जो है प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन या जो भी कैरी बैग। सड़क निर्माण में इनका यूज़ हो सकता है, प्लास्टिक है जो जो कोल वगैरह होता है ना, उसमें मिक्स करके जो है सड़क निर्माण में इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ऊर्जा की पुनः प्राप्ति में भी इसका यूज़ कर लिया जाता है, रिन्यूएबल करने में, ठीक है। आयातक आदि के जो उत्पादक या आयातक होता है, आदि के पंजीकरण के लिए एक हमारा सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसकी स्थापना की गई है। उसके अलावा जो मल्टी लेयर प्लास्टिक होता है MLP, उसको चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। ये MLP क्या है, गैर पुनर्चक्रण या गैर ऊर्जा पुनर्प्राप्ति योग्य होता है, मतलब ये वन टाइम यूज़ होते हैं, ये इन्हें यूज़ करके और फेंक देते हैं, जिनका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोमेडिकल अपशिष्ट। तो बायोमेडिकल अपशिष्ट क्या होते हैं, जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं, जैसे कोरोना में ही देख लीजिए आप, तो कितने 130 करोड़ हमारी जनसंख्या है ना, अगर एक इंजेक्शन 2 इंजेक्शन लगेंगे है ना, तो ऑलमोस्ट 260 तो इंजेक्शन ही हो जाएंगे। कितना सारा बायोमेडिकल जो हमारा चिकित्सा विज्ञान का जो अपशिष्ट है वो कितना सारा हो जाएगा। ऊपर से हर इंसान मास्क लगाता है, वो सस्ते वाले मास्क तो यूज़ करके फेंक देते हैं ना, तो कितने सारे लोग हैं, कितना सारा अपशिष्ट जो है मेडिकल सब निकलेगा। तो उसके लिए भी अब जो है कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। तो जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने कोविड-19 से जो उत्पन्न बायोमेडिकल अपशिष्ट हैं उसके प्रबंधन के लिए कुछ संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। तो जो ये गाइडलाइंस है वो कोविड-19 रोगियों के जो उपचार, निदान, क्वारंटाइन, इनके दौरान उत्पन्न जो भी अपशिष्ट है उसके प्रबंधन, उसको मैनेजमेंट करेगा, निस्तारण करेगा और उसका निपटान करेगा। इसके लिए जो है दिशा निर्देश नामक शीर्षक से जो है अंतर्गत जारी किए गए हैं। तो इस दिशा निर्देश को जो जैव चिकित्सक अपशिष्ट प्रबंधन निगम 2016 है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इसके तहत जारी किया गया है, ठीक है। तो इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत सभी जो भी हितधारक हैं उनको शामिल किया गया है, जिसमें जो आइसोलेशन वार्ड होता है, क्वारंटाइन सेंटर होता है, नमूना संग्रह होती है, प्रयोगशालाएँ होती हैं, या फिर शहरी निकाय जो शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, ठीक है। और जो भी सामान्य जैव चिकित्सक अपशिष्ट उपचार एवं निपटान है, CBMWTF, ये सब सम्मिलित किए गए हैं। मतलब जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी जो होता है, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो बायो वेस्ट के बारे में, तो ये क्या होता है, तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट या बायोमेडिकल अपशिष्ट में जो मानव और प्राणी होते हैं, इनके शारीरिक अपशिष्ट जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। चिकित्सीय उपचार संबंधी उपकरण होंगे, जैसे सुई, सिरिंज, उपचार अनुसंधान की प्रक्रिया, इसमें स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, इससे संबंधित उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री होती है, ठीक है। जैसे अब सैनिटाइज़र का यूज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनकी प्लास्टिक की बोटल्स होती है, वो भी कितनी मात्रा में प्रोड्यूस हो रही होंगी अब, है ना। तो यह अपशिष्ट अस्पतालों, नर्सिंग होम, पैथोलॉजिकल प्रयोगशाला, ब्लड बैंक आदि में निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है, ठीक है। कोविड-19 बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रमुख जो गाइडलाइंस है, तो सबसे पहले अपशिष्ट संग्रह एवं पृथक्करण, तो उसको संग्रह करना और उसको फिर अलग करना, ठीक है। जैसे ये सुई जो होती है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, मेटल की होती है ना। उसके अलावा प्लास्टिक होती है, उसको भी अलग से संग्रह किया जाएगा। और मतलब जो अलग अलग कूड़ा है, कूड़े के भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं ना, एक पूरा प्लास्टिक का हो जाता है, एक ऑर्गेनिक हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल जो होते हैं। कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में समर्पित जो ट्रॉलियाँ और संग्रह बॉक्स होते हैं, इनका उपयोग तथा उन पर कोविड-19 जो अपशिष्ट लेबल होता है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो कोविड-19 से रिलेटेड जो भी सुई या वो है, नीडल्स हैं या वो है, उनको अलग से रखा जाना चाहिए, ठीक है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट या सामान्य ठोस अपशिष्ट के लिए अलग अलग समर्पित सफाई कर्मचारियों को जो है नियुक्त किया जाना चाहिए, ठीक है। एक तो जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट है, ठीक है, जो हमारे मेडिकल वो है, एक सामान्य ठोस अपशिष्ट है, ये सब जो है अलग अलग होने चाहिए, ताकि कचरे को एकत्र करके अस्थायी अपशिष्ट भंडार क्षेत्र समय पर स्थानांतरित किया जा सके। अपशिष्ट की ढुलाई और निपटान, तो ये निपटान कैसे होगा, तो इसके तहत जो कोविड-19 से संबंधित अपशिष्ट है उसको एकत्र किया जाता है और उनके जो उचित निपटान होते हैं उसके लिए अलग अलग वाहन में रखकर जो CBWTF, ये ऊपर देखा था हमने, या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो संयंत्र होते हैं, ठीक है, ऐसे संयंत्र तक तो जो है पहुंचाया जाता है इन सबको, ठीक है। जो अपशिष्ट से होता है उससे एनर्जी उत्पादन करने वाले जितने भी संयंत्र होंगे, यहाँ इनके पहुंचने के बाद इन्हें या तो जला दिया जाता है जो जलने योग्य है, या निश्चित दाब या ताप पर विसंक्रमित किया जाता है, या ऊर्जा उत्पादन हेतु जलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद CPCB जो है उसके कोविड-19 BWM
ये इस नाम से एक जैव चिकित्सा अपशिष्ट ट्रैकिंग मोबाइल एक एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से जो है सभी क्वारंटाइन जो सेंटर है उसके द्वारा इन अपशिष्टों के परिवहन की निगरानी को आवश्यक बनाया गया है। ठीक है, मतलब इनकी निगरानी की जाएगी उसके अंतर्गत इसे। उसके अंदर जो नोडल अधिकारी है उनकी भूमिका क्या होगी? तो जो अस्पताल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन है उसके लिए नामित कोई प्रशिक्षित जो नोडल अधिकारी उसको संक्रमण से बचाव के उपायों के लिए विषय में अपशिष्ट संचालकों के प्रशिक्षण हेतु उत्तरदायी बनाया जाएगा। मतलब जो संक्रमण है उससे कैसे जो है बच के आप जो है अपशिष्ट को मैनेज करेंगे, इस टाइप से जो है बताया जाएगा अधिकारी द्वारा। तो पीछे हमने पढ़ा प्लास्टिक अपशिष्ट जो प्रबंधन था उसकी विशेषता है जो 2018 में संशोधन हुआ था। यहाँ पे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठीक है, जिसमें 2018 में कुछ संशोधन किए गए। तो सबसे पहले जो अपशिष्ट है उसका प्रारंभिक निस्तारण, जो प्री ट्रीटमेंट होती है वेस्ट की, ठीक है, ऐसे में जो प्रयोगशाला है उसमें उत्पन्न जितने भी अपशिष्ट हैं, सूक्ष्म जैविकी है जो माइक्रोबायोलॉजिकल अपशिष्ट होते हैं, रक्त के नमूने हो गए, रक्त की थैलियाँ होंगी, इनको कीटाणुशोधक या विसंक्रमण, मतलब इनको इन पे से जो है जैसे कोरोना वायरस है तो उसको हटाने के लिए कीटाणु शोधन, इसके माध्यम से WHO द्वारा कुछ गाइडलाइंस जो है गाइडलाइंस के तरीकों के अनुसार इनका प्रारंभिक जो प्री ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट होती है वो किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा क्लोरीन युक्त प्लास्टिक जो बैग होते हैं, दस्ताने, रक्त की थैलियाँ होती हैं, इनके उपयोग को समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे क्लोरीन होते हैं वो हमारा जो प्रोटोजोआ होता है उसके खिलाफ मतलब कोई विशिष्ट एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इसको इसके बिना, और उसके अलावा जो क्लोरीन है उससे आगे एक आर्टिकल देखेंगे मतलब इसके जो वो होते हैं वो परमानेंट होता है जो इससे पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो उसको भी हटाने के लिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है लास्ट का है शायद, तो उसमें देखेंगे कि क्या क्या मतलब हमने वो किया, समाधान किया। उचित पृथक्करण, मतलब अलग अलग पृथक्करण हो उचित हो। सबसे पहले 4 तरह के होते हैं। अनुपचारित मानव शारीरिक अपशिष्ट, ठीक है, जो मतलब मानव के शारीरिक के जो अपशिष्ट होंगे उनको अनुपचारित करना। ठीक है, पशु शारीरिक अपशिष्ट ये अलग रखे जाएंगे। मृदा अपशिष्ट है, इनको अलग रखा जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट हैं जो मेडिकल से जो रिलेटेड है जितने भी, वो अलग रखे जाएंगे। ठीक है, चारों को अलग अलग रखा जाएगा। इनका जो भंडारण है तो पृथक जैव चिकित्सा अपशिष्ट के भंडारण के लिए परिसर के भीतर जो है एक स्वच्छ, हवादार, सुरक्षित स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, हवादार होना चाहिए ताकि उसमें स्मेल ज़्यादा ना हो। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षित एवं जो रोग प्रतिरक्षण है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो संबंधित सभी जो स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी हैं उनको नियमित एक तो प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रतिरक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे पीपी किट वगैरह ये देते हैं ना डॉक्टर्स को, तो इस टाइप से जो पहले उनको प्रशिक्षण देंगे फिर उनको सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, परिवहन एवं प्रबंधन, तो प्रबंधनकर्ताओं से एकत्र किए गए जो भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट हैं उनको जो है मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए कोई भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किए बिना परिवहन किया जाएगा, संग्रह किया जाएगा, उपचार किया जाएगा, उनका निपटान किया जाएगा। ठीक है, ये सब सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद निपटान की प्रक्रिया क्या होगी? तो जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उनकी श्रेणी के अनुसार रंगीन थैलियाँ, जैसे 4 रंग की थैलियाँ यूज़ करेंगे, उससे पृथक किया जाएगा और 48 घंटों तक जो है संग्रहित रखा जाता है। ठीक है, 2 दिन तक मतलब संग्रहित करा जाएगा, जिसके बाद या तो उसे उसी स्थान पर उसका निपटान कर दिया जाएगा जला के या मिट्टी में दबा के, जैसे भी हो सके पॉसिबल, रीयूज़ करके भी, या फिर CBMWTF इसके द्वारा उसे एकत्र किया जाएगा। ठीक है, ये हमने पीछे देखा था क्या होता है। उसके बाद रिकॉर्ड का रखरखाव एवं निगरानी, इसके तहत जो निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जैसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन रजिस्टर को बनाए रखना, एक रजिस्टर लगाया जाएगा कि हमने कितना वेस्ट मतलब अभी तक ट्रांसपोर्ट कर दिया, कितना हमारे पास है, उसको अपडेट किया जाएगा, अद्यतन किया जाएगा। ठीक है, उसके अंतर्गत जो भस्मीकरण है, हाइड्रो या निश्चित दाब या ताप पर जो विसंकरण होता है आदि के संचालन से इसे संबंधित रिकॉर्ड का जो है रखरखाव करा जाएगा। ठीक है, तथा समिति के जो माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन है उससे संबंधित गतिविधियों की इसमें समीक्षा और निगरानी भी करी जाएगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए जो ये होता है विसंक्रमण, मतलब जो जो भी वो होता है अपशिष्ट होता है उसको मतलब हाई जो भाप होती है ना हमारी, स्टीम होती है, हाई स्टीम में उसको रख देते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए जो सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान सुविधा है उसमें GPS व बारकोड की सुविधा स्थापित की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020, तो इसके अंतर्गत जो ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन, इनकी एक साझी पहल है। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों की एक साझी पहल है।
जिसे जो है संयुक्त राष्ट्र जो UNEPA यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ई अपशिष्ट के बारे में सबसे पहले, ई अपशिष्ट जैसा आप जानते होंगे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट होता है, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ये सब मतलब उसी में आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत तात्पर्य है सभी जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है और उनके पार्ट्स है उससे है जिन्हें पुनः उपयोग के प्रयोजन के बिना अपशिष्ट के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, पुनः यूज़ किए बिना, मतलब जैसे कि आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है तो आप प्रीफर क्या करेंगे, उससे रिपेयर कराना आज के टाइम में या फिर नया मोबाइल लेना, है ना? तो मैक्सिमम लोग नया मोबाइल लेते हैं क्योंकि रिपेयर का यही होता है, 1000-2000 उस पे लग जाते हैं। मतलब मान लीजिए 10,000 का फ़ोन है, ठीक है, 1000-2000 आपने लगा दी दोबारा से, फिर वो ख़राब हो गया। ठीक है, 2-3 बार ऐसी उसकी स्क्रीन इतनी मतलब बड़ी-बड़ी कि लोग फेंकना पसंद ज़्यादा करेंगे, नया फ़ोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो रीज़न और स्टेटस ऑफ ई पेपर, तो जैसे कि चाइना देखिए 10,129 किलो टन जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ग्लोबल ई वेस्ट। ठीक है, यूएसए हो गया, इंडिया 3230 करता है। टोटल जो है 53.6 मेट्रिक टन जो है, मतलब 7.3 केजी हर आदमी प्रोड्यूस कर रहा है ई वेस्ट। ठीक है, अगर कैलकुलेट किया जाए तो। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, इनसे भी एनुअल ग्रोथ 2.5 मीट्रिक टन है। ठीक है, जिसमें से ई वेस्ट जो है 9.2 मैट्रिक टन सिंस 2014 हो रहा है, 2014 के बाद से। ठीक है, हाई कंजप्शन रेट्स ऑफ ट्रिपल ई और शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, फ्यू रिपेयर ऑप्शन फ्यू कम ही होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तो जो ई अपशिष्ट में पाए जाने वाले जो खतरनाक एवं विषैले पदार्थ होते हैं, जिसमें से भारी धातु जैसे पारा, सीसा, कैडमियम आदि और रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे एसी या फिर फ्रिज किससे प्रोड्यूस होते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस में हमारे डिप्लीशन हो रही है, जो ओजोन लेयर है। विभिन्न फ्लेम रिटार्डेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ई अपशिष्ट नियम 2016 देखते हैं क्या था हमारा। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रोज थे, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें और उपभोक्ता, विघटनकर्ता, पुनर्चक्रणकर्ता, विक्रेता, विनिर्माता इत्यादि जैसे सभी जो हितधारक हैं इसके अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक है, तो इसके द्वारा एक संग्रहण तंत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया, मतलब इकट्ठा करने के लिए जो तंत्र चाहिए था वो संग्रह तंत्र आधारित, जिसमें विस्तारित जो उत्पादक उत्तरदायित्व है ईपीआर जो हमने देखा पीछे, इसके तहत उत्पादकों द्वारा संग्रहण हेतु एक संग्रह केंद्र बनाया जाएगा, संग्रहण केंद्र जहाँ पे से इकट्ठे किया जाएगा। ठीक है, संग्रहण बिंदु होगा और एक टैक बैक होगा, वापस लेना प्रणाली आदि को जो है सम्मिलित किया गया है। यह जो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण होते हैं उसके घटकों को भी समाविष्ट करता है, जैसे हमारा जो मरकरी युक्त लैंप हो गया, ठीक है, CFL हो गया, ये सब भी क्या है इसमें सम्मिलित होते हैं। जो आप घर में यूज़ करते हैं ना, वो मरकरी या CFL यूज़ करते हैं लाइट के लिए, वो सब इसी में आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जमा वापसी योजना है, डिपॉजिट रिफंड स्कीम है, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये योजना क्या होता है, जहाँ पे ऐसी वस्तुओं के विक्रय के समय उत्पादक द्वारा उपभोक्ता से एक शुल्क प्रभारित किया जाता है। ठीक है, जमा के तौर पर। जब उक्त वस्तु की जो लाइफ है वो समाप्त हो जाती है तब क्रेता उसे वापस कर ब्याज सहित अपनी जमा राशि वापस पा सकता है। मतलब इससे क्या होगा कि आपने मान लीजिए पैसा आपने मान लीजिए CFL लिया एक, तो आप उस पे 20-30 रुपये 50 जो भी होगा उस समय पे, मतलब जब ये लागू हुआ है तो आप उस पे जमा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब वो ख़राब हो जाएगा ना तो वो CFL आपको आके वापस दे देगा। ठीक है, और आपकी जमा राशि पे जो भी ब्याज उसने कमाया होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। मतलब ये छोटे लेवल पे मैं बता रहा हूँ, बड़ी उसकी जो फर्म्स वगैरह होती हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो भी वेस्ट है वो आप कूड़ा करकट में नहीं करेंगे, उससे आप जाके दोबारा कंपनी को दे देंगे, कंपनी उसे या तो रिपेयर करेगी या जो भी करेगी दोबारा मार्केट में उतारने के लिए उसे रिपेयर भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो CPCB है उसके द्वारा प्राधिकृत जो EPR है, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व है, इसको प्रारंभ किया गया है, जो राज्यवार EPR को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, जो राज्य में लगा हुआ है EPR नियम उसको ये प्रतिस्थापित कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा 2018 में इन नियमों में कुछ संशोधन किए गए थे, जिसके तहत नए प्रावधानों को जो है शामिल किया गया। तो नए प्रावधान क्या है, इसने जो ई अपशिष्ट है उसके लिए चरणबद्ध संग्रह लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। 2017 से 18 के दौरान जो EPR योजना थी उसमें निर्दिष्ट किया गया कि जो अपशिष्ट उत्पादन है उसकी मात्रा को 10% होगा। ठीक है, जो इससे जो अपशिष्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको सिर्फ उसकी जो मात्रा होगी वो सिर्फ 10% होनी चाहिए। ठीक है, 2023 तक इसमें प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य किया गया है। ठीक है, 2023 तक हर साल इसे 10% बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यदि किसी उत्पादक के जो बिक्री
परिचालन के वर्ष उसके उत्पादन की औसत आयु से कम है। मतलब मान लीजिए कोई आपने प्रोडक्ट बनाया, उस नॉर्मल आपका अगर मान लीजिए 1 साल चलता है, मान लीजिए CFL ही ले लीजिए, आपका हर जो प्रोडक्ट है उसकी एवरेज आयु जो 1 साल बाद कस्टमर उसे रिटर्न करने आता है, ठीक है। अगर उससे कम हो रही है तो ऐसे नए उत्पादों हेतु जो ई अपशिष्ट संग्रहण है उसके लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मतलब आपको फिर उसके लिए अलग से जो है जो अथॉरिटी है उससे अलग से दिखाना होगा कि इसकी लाइफ मतलब कम हो रही है, हमारे जो नए प्रोडक्ट है उसमें मतलब डिफ़ॉल्ट आ रहा है या कुछ भी है, तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा रिडक्शन ऑफ हैज़ार्डस जो सब्सटेंस होते हैं, खतरनाक पदार्थों में जो कमी है, इसके तहत जो ROHS हैं उनका परीक्षण आयोजित करने के लिए एक सैम्पलिंग और टेस्टिंग संबंधी लागत को सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, ठीक है। सरकार मतलब आपको पैसा देगी इसके लिए, उनकी सैम्पलिंग और टेस्टिंग के लिए। पर अगर यदि विनिर्मित उत्पाद जो ROHS है प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, ठीक है, जो प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन नहीं करेगा, तो उसका लागत जो है वो जो है उत्पादक द्वारा ही वहन की जाएगी। तो उसका उत्पाद जो पैसे उस पे लगेंगे उसकी सैम्पलिंग और टेस्टिंग में, तो वो उत्पादक ही आपको मतलब उसका जो खर्चा होगा वो देगा, ठीक है। इन नियमों में निर्धारित गतिविधियों को संपन्न करने हेतु जो PROS है उसको उनके पंजीकरण के लिए जो CPCB है इसके समक्ष आवेदन करना होगा, ठीक है। जो ये पंजीकरण होगा वो CPCB के अंतर्गत होगा, ठीक है। उसके बाद जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संधारणीय उपचार, सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो इसमें क्या किया गया है, जो हमारा CSIR है उसके द्वारा विकसित इस प्रसंस्कृत सुविधा द्वारा न केवल जो ठोस अपशिष्ट हैं उसके विकेंद्रीकरण मतलब इसको गांव में छोटे छोटे लेवल पे जो है अपशिष्ट का मैनेज करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना, तो उसमें सहायता प्राप्त हुई है। बल्कि जो सूखे पत्ते, सूखी घास आदि जैसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो भी अनावश्यक पदार्थ हैं उसका जो वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट उसके निर्माण में भी इससे मदद मिलेगी, ठीक है। मतलब इसका कुछ जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, सूखे पत्ते, सूखी घास, इनका मतलब कुछ हमें इनसे हमें मतलब वो मिले, धन पैसे की प्राप्ति हो, ठीक है। वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट, इनका कुछ हम यूज़ कर पाएँ पैसा कमाने के लिए, ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ, इसे नाम क्या दिया गया, वेस्ट टू वेल्थ। तो इसके अंतर्गत जो अपशिष्ट होते हैं उसके उत्पाद से परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। इस उत्पाद को जो प्राथमिक उपयोग होता है उसमें लाया जा सकता है तथा इसे धन सृजन करने की प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो देखिए, वो क्या है, प्लाज्मा आर्क गैसीकरण प्रक्रिया, प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है, इसका विवरण क्या है। तो इसमें जो है प्लाज्मा रिएक्टर, उसके भीतर हाई टेम्परेचर वाले जो प्लाज्मा आर्क होते हैं जिसका टेम्परेचर कितना होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, ठीक है, उसको उत्पन्न करने के लिए विद्युत का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो अपशिष्ट होती है ना सिन गैस, जिसके अंदर सिन गैस क्या होती है, जिसमें CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे युक्त होती है ये सिन गैस, उसमें परिवर्तित किया जाता है। अब इस सिन गैस का क्या यूज़ होता है, तो इससे जो है विद्युत उत्पादन के लिए जो सिन गैस है उसका उपयोग गैस से चालित इंजनों में भी किया जा सकता है, ठीक है। निर्माण कार्य में उपयोग के लिए जो पुनर्चक्रित ईंटें होती हैं उसके निर्माण हेतु अवशिष्ट जो राख होती है उसको सीमेंट के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है। मतलब जो ईंटों की जो राख बची है एंड में उसको हम सीमेंट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैव गैसीकरण, बायो गैसिफिकेशन, अब ये क्या होता है, इसमें जो अपशिष्ट होते हैं उसके जैव निम्नीकरण घटक को अवायवीय, मतलब जो एनारोबिक वो होता है ना, विघटन होता है बिना ऑक्सीजन के जो विघटन होता है, ठीक है, वातावरण में जो है विघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बायोगैस निर्मुक्त होते हैं, जो कि आपको पता है गांव में खाना वाना बनाने के लिए बायोगैस जो संयंत्र होते हैं ना, घर का कूड़ा करकट जैसे जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब जो खुद भी, जैसे आप सब्जी वगैरह काटते हो उसके छिलके हो गए, है ना, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, इस टाइप का जो है इसमें डालते रहता है, उससे बायोगैस उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, वेल्थ कैसे बनाएंगे इसे, तो बायोगैस का उपयोग खाना पकाने के लिए ईंधन तथा विद्युत के उत्पादन के लिए गैस से चालित इंजनों में इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बायोगैस संयंत्र से जो प्राप्त अवशिष्ट गारा है, ठीक है, इसको मतलब जो बच जाता है ना बायोगैस संयंत्र में एंड में, उसको हम मतलब खेतों में डाल देते हैं तो वो अच्छे उर्वरक का काम करते हैं। तो वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से खाद में परिवर्तित किया जाता है और इसका जैविक खेती में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है बायोमास अपशिष्ट निपटान, जो बायोमास है उसका निपटान करना। बायोमास तो वैसे जैसे सूखी पत्तियाँ, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ये, तो जैसे हमारी सूखी पत्तियाँ, मृत शाखाएँ, सूखी घास, ये सब क्या होता है, बायोमास होते हैं, ठीक है। इनका यूज़ तो वैसे भी कर सकते हैं हम। तो इनका पहले उपयुक्त आहार आकार, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में इन्हें काट पीट देना
उसके अनुसार निपटान किया जाता है। इसके पश्चात जो बायोगैस डाइजेस्टर होते हैं इसकी गारा में मिश्रित कर दिया जाता है, ठीक है। इस मिश्रण को जो है ब्रिकेट निर्माण के लिए, मतलब ब्रिकेट होता है जो गाँव वगैरह में जो, एक सेकंड दिखाई देता हूँ मैं, देखिए ये होता है ब्रिकेट, एक कंप्रेस्ड ब्लॉक ऑफ कोल डस्ट एंड अदर कंबस्टिबल बायोमास मटेरियल, जो जलने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, जैसे अब ये सूखा घास और ये सब मिला के इसमें इसको बनाया जाता है। यूज्ड फॉर फ्यूल एंड काइंडिंग टू स्टार्ट अ फायर, आग को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। द टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ब्रिकेट, ब्रिके मीनिंग ब्रिक, ईंट की तरह होते हैं ये देखने में, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ये देखिए सिन गैस जो है ये मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। इससे हम जो है कोल्ड गैसिफिकेशन में के प्रोडक्ट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, और मेन एप्लीकेशन इज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इससे बिजली भी पैदा हो सकती है, ठीक है। ठीक है, तो इससे ब्रिकेट से क्या खाने बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसे, ठीक है। इन ब्रिकेट्स का यूज़ जो है सिन गैस के उत्पादन के लिए भी हो सकता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। ब्रिकेट के दहन के उत्पन्न राख को निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले जो ईंटें होती हैं इनके उत्पादन के लिए सीमेंट और जल के साथ मिश्रित किया जाता है, ठीक है। ईंटें ही बन सकती है और सीमेंट भी बन जाता है। उसके अलावा ताप अपघटन, पायरोलाइसिस, तो ये क्या होता है, तो जो बहुलकीय या फिर पॉलीमर होता है, जो देखने में जैसे रबड़ जैसे होते हैं, ठीक है, इस टाइप के होते हैं। तो इस अपशिष्ट को उपयुक्त उत्प्रेरक, मतलब जो कैटलिस्ट होता है उसकी उपस्थिति में, जो वही बिना हवा के अनएरोबिक जो अवायवीय वातावरण में 400 से 600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। उसके बाद जो संघनन की अवस्था होती है, मतलब जो हमारा जो भाप होती है उससे वाटर बन जाता है ना, ठीक है, जो स्टीम होती है उससे वाटर बन जाता है, वो संघनन होता है। तो उसकी अवस्था पर जो है बहुलक अपशिष्ट से प्राप्त जो वाष्पशील पदार्थ जो पायरोलिसिस तेल होता है उसके उत्पादन में सहायता करता है, ठीक है। इससे ये बन जाता है पायरोलिसिस। ये मतलब एक तरह से जैसे कच्चा क्रूड ऑयल होता है ना, इसी टाइप का होता है। इससे मतलब पेट्रोल को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, गैर जो संघनित संश्लेषित गैस और कच्चे पायरोलिसिस तेल है उसका उपयोग करके ईंधन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्रिकेट्स के उत्पादन के लिए ठोस अवशेष को बायोगैस गारा के साथ मिश्रित किया जाता है, जिसे चारकोल कहा जाता है, ठीक है। क्रूड ऑयल जैसा होता है, कच्चा कच्चा ब्लैक कलर का। उसके बाद देखिए स्टॉकहोम अभिसमय, तो हाल ही में जो मंत्रिमंडल है उसने स्टॉकहोम अभिसमय के तहत सूचीबद्ध 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, ठीक है, इनको जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पीओपी, इनको प्रतिबंध की पुष्टि की है, ठीक है। अभी देखेंगे आगे कौन से 7 हैं। इसके अतिरिक्त जो मंत्रिमंडल है उसने स्टॉकहोम अभिसमय के तहत रसायनों की अभिपुष्टि करने संबंधी अपनी शक्तियों को जो विदेशी मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, और जो MOEFCC है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इनको सौंप दी अपनी जो भी इनकी जो वो थी पावर थी मंत्रिमंडल की, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया गया, तो इसी बारे में तथ्य देखते हैं। तो अभिपुष्टि करने के संबंधी भारत की जो प्रक्रिया है उसको, जो हमारी NIP थी उसको जो है GEF इसके वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारी जो NIP नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान है वो इनके जो वित्तीय संसाधन है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इनके वित्तीय संस्थानों का ये यूज़ कर सके, ठीक है। तो NIP का उद्देश्य क्या है, स्टॉकहोम अभिसमय के तहत देशों का दायित्व पूर्ण करना, ठीक है, जिसमें कि 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है, ठीक है। तो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण कौन से ये हैं जी, देखते हैं अभी फिगर में। 7 बैंड POP, तो देखिए इसके नाम क्लोरोडेकोन, हेक्सा ब्रोमो बायोफिनाइल, ठीक है। उसके अलावा हेक्सा ब्रोमो डाईफिनाइल लीथर, या फिर एंड हेप्टा ब्रोमो डाईफिनाइल लेथर, ठीक है। ये कमर्शियल एक्टा BDE होते हैं, मतलब इनके नाम ही देखने हैं, इनके बारे में मेन काम है हमारा पढ़ना है कि इनका क्या यूज़ और कहाँ को, मतलब इनको यूज़ करने के लिए हम जो है रणनीति बना रहे हैं, ठीक है। टेट्रा ब्रोमो डाईफिनाइल लिथर एंड पेंटा ब्रोमो डाईफिनाइल लिथर, ये भी कमर्शियल पेंटा BDE हैं। उसके बाद जो पेंटा एक्रोलोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडेकेन, हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडाइन, ठीक है। ये 7 जो है हमारे क्या है, 7 हमारे कार्बनिक प्रदूषक है, स्थायी परमानेंट, ठीक है, मतलब ये परमानेंट प्रदूषक हैं। तो इनके बारे में देखिए,
आगे क्या देखते हैं, तो स्टॉकहोम अभिसमय के बारे में सबसे पहले। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो हमारे पीओपी होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, जो ये 7 वो है हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं। यह एक वैश्विक संधि है, यह विधि रूप से बाध्यकारी संधि भी है, और भारत ने वर्ष 2006 में इस पर जो है इसकी अभिपुष्टि भी की थी, ठीक है। उसके अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2018 में जो हमारा पर्यावरण अधिनियम 1986 है, उसके तहत दीर्घस्थायी कार्बनिक जो प्रदूषक हैं उनके विनियमन संबंधी नियमों को अधिसूचित किया था, ठीक है। मतलब जो ये 7 जो वो पॉल्यूशन है, इनके लिए दीर्घ जो विनियमन संबंधी नियम थे, मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए भारत ने जो है इनको अधिसूचित किया था, ठीक है, स्टॉकहोम को। पीओपी ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, ठीक है। जीवित जीवों में जो जैव संचयित होता है, बायो एक्यूमुलेशन होते हैं, हो जाते हैं, और मानव स्वास्थ्य या फिर पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से ये प्रभावित करते हैं। ये पर्यावरणीय रूप से अधिक दूरी तक जाते हैं, मतलब अधिक दूरी तक ये गमन कर लेते हैं, ठीक है। पीओपी के संपर्क में आने से, पीओपी हमने अब देखा था अभी, तो इसके संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, ये केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली के संबंध में रोगों, प्रजनन एवं बाल विकास संबंधी विकारों का भी कारण बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये क्या होता है, आर्गेनोक्लोरिन। तो ये क्या होता है, विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार जो आर्गेनोक्लोरिन है एक रहस्यमय रोग हेतु उत्तरदायी कारण प्रतीत हो रहा है, ठीक है। मतलब इस पे ऐसा शक किया जा रहा है कि इसकी वजह से वो जो है रोग हो रहे हैं। तो इन रोगों में 450 रोगियों के दौरे, मिचली, चक्कर आना, सिरदर्द आदि से जो है प्रभावित हैं। आर्गेनो जो क्लोरीन है, क्लोरीन युक्त यौगिक का एक समूह होता है, ठीक है। यह स्थायी जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं उनके वर्ग में संबंधित है। जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, पीओपी, स्थायी मतलब ज़्यादा टाइम तक रहने वाले, तो ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। परिणाम स्वरूप एशिया में इनका जो है व्यापक रूप से कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 40% जो है कीटनाशक जो होते हैं वो इसी से बने होते हैं, ठीक है। आर्गेनोक्लोरिन केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र के प्रतिकूल प्रभाव तंत्र पे उत्पन्न करने में जो है संभव होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, EPI, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये एक इंडेक्स है जो येल विश्वविद्यालय है, ठीक है, येल विश्वविद्यालय द्वारा EPI जारी किया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। EPI पर्यावरणीय स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र जीवंतता को शामिल करते हुए 11 श्रेणियों में 32 जो निष्पादन संकेतक हैं उन पर 180 देशों की रैंकिंग करता है। तो इन 11 श्रेणियों में क्या क्या सम्मिलित है, सबसे पहले पर्यावरणीय स्वास्थ्य में क्या शामिल है, वायु की गुणवत्ता कैसी, देश की स्वच्छता पेयजल, भारी धातु अपशिष्ट प्रबंधन कैसा है, पारिस्थितिकी तंत्र जीवंतता में शामिल क्या है, जैव विविधता, पर्यावास, पारिस्थितिकी सेवाएं, मत्स्य पालन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषक उत्सर्जन, कृषि और जल संसाधन, ठीक है। उसके अलावा समग्र अगर EPI रैंकिंग देखें तो वस्तुतः सभी देशों द्वारा सामना की जाने वाली जो पर्यावरणीय चुनौतियाँ उनका कौन से देश द्वारा सबसे बेहतर ढंग से निवारण समाधान किया जा रहा है, इसको प्रदर्शित करता है। तो मुख्य निष्कर्ष देखें तो भारत की क्या रैंकिंग है, 2020 में के 12वें संस्करण में 180 में से 168वां स्थान किया है, ठीक है। 2018 में ये स्थान कितना था, 177वां। पर मतलब ये सबसे, अगर अफगानिस्तान को छोड़ा जाए तो बाकी सब जो है भारत से ऊपर ही है दक्षिण एशिया में। भारत को पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर सभी 5 प्रमुख मानदंड जो हैं उनमें क्षेत्रीय औसत अंक से भी नीचे के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। सूचकांक के अनुसार भारत जैसे देशों को अपने राष्ट्रीय संधारणीयता प्रयासों को घनीभूत करना होगा, और वायु एवं जल गुणवत्ता, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है ध्यान केंद्रित करना होगा, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर बस ख़त्म है यहीं पे। उसके बाद देखता हूँ मैं अभी इकोनॉमिक्स की एक वीडियो और अपलोड करूँगा। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, कोशिश करता हूँ उसे, देखता हूँ कब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। आज वैसे को है तो मन के बना लूँ, देखते हैं, चलिए। उसके अलावा पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे।